घरेलू उड़ानें फिर शुरू हो गई। हालांकि पहले के मुकाबले काफी कम संख्या में उड़ानें शुरू हुई, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम सावधानियां बरतने के इंतजाम किए गए, जिसके लिए यात्रियों को फ्लाइट के वक्त से 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचने के लिए कहा गया। लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। यात्रियों के बीच जरूरी फासला बनाने के भी इंतजाम किए गए। हालांकि कई लोगों को ये इंतजाम काफी नहीं लगे। देख रहे कितना रश है, इतने ज्यादा रश में लोग कितने आसपास हैं, तो ये सेफ्टी पर्पज के सही नहीं है। 2 महीने से अलग अलग शहरों में फंसे लोगों को घरेलू उड़ानें शुरू होने से बड़ी राहत मिली। बहुत बड़ी राहत है, अब हम अपने घर जा सकते हैं। लेकिन वायरस से बचने के लिए लोग चेहरों पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहने दिखे। एयरपोर्ट का स्टाफ और सीआईएसएफ के जवान भी सावधान दिखे। यात्रियों के दस्तावेज चेक करने के लिए सीआईएसएफ के जवान एक खास तरह के चेंबर में खड़े दिखे। चेंबर की दीवारें शीशे की बनाई गई। चेंबर के अंदर खड़े होकर ही जवान यात्रियों के दस्तावेज और मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप देखते रहे। एयरपोर्ट के स्टाफ में कई लोग पीपीई किट पहने दिखे, तो कुछ चेहरे को फेस शील्ड से ढके नजर आए। और सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम देश के ज्यादातर शहरों में दिखे। खासतौर पर बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सावधानियां बरती गई। चंडीगढ़ में तो एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले ही हर गाड़ी पर केमिकल का छिड़काव किया गया। जो भी गाड़ियां एयरपोर्ट की तरफ एंटर हो रही हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, और लगातार जो भी गाड़ियां आएंगी, भले ही वो किसी को पिक एंड ड्रॉप करने आ रही हो, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। एयरपोर्ट पर हर यात्री के बैग पर केमिकल छिड़का जाता रहा। पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि हवाई यात्रा कर पंजाब आने वाले राज्य के हर नागरिक का कोरोना वायरस का टेस्ट कराया जाएगा। हालांकि कोरोना के टेस्ट का फैसला केवल पंजाब के नागरिकों के लिए लिया गया है। पंजाब के यात्री या पंजाब से बाहर के यात्री, पंजाब के यात्रियों का पूर्णतः कोविड टेस्ट यहाँ पे होगा। जो पंजाब से अदर देन पंजाब यात्री हैं, उनका टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। कुछ राज्यों ने फ्लाइट से आने वालों के लिए 14 दिन के क्वारंटीन का नियम बना दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यों से इस मामले में छूट देने की मांग की। जिसको अगर चंद घंटों के काम के लिए जाके शाम को वापस आना है, अगले दिन वापस आना है, आखिरकार वो 14 दिन क्वारंटाइन क्यों करेगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय, मुझे लगता है राज्यों को इस विषय पर ध्यान से सोचना चाहिए। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियमों के कारण कुछ फ्लाइटें रद्द भी हुई, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पहुंचे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी खुद कह चुके हैं कि अब हमें कोरोना वायरस के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने के तौर तरीके सीखने होंगे। उसी कड़ी में सावधानियां बरतते हुए घरेलू उड़ानें शुरू कर दी गई। पहले दिन लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन सरकार ने उम्मीद जताई कि जल्द ही इन दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच उत्तर भारत में आग उगलते मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में लोगों को मई में ही जून जैसी गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन तक गर्मी की मार कम नहीं होगी, जो राजस्थान के लिए अच्छी खबर नहीं है। राजस्थान के चुरू जिले में तो तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंच गया। चुरू में ये इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। प्रदेश भर में चूरू सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। वहां पारा 45 डिग्री के पार चला गया। जयपुर में भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला। गर्मी परेशान कर रही है। राजस्थान के 5 डिवीजन के अंदर गर्मी का अगले 5 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। गर्मी बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, 3 दिन से ज्यादा है गर्मी। देश की राजधानी दिल्ली में भी आसमान से आग बरसने का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पार जाने की भी आशंका जताई। लू भी चल रही है, गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से भी लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज ईद है, छुट्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको टहलने के लिए जो लोग सुबह के वक्त निकलते हैं वो नजर नहीं आएंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया और बताया कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों में अगले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन राज्यों में तापमान 47 डिग्री के पार जा सकता है और लू चलने से मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली में तो गर्मी की मार भी पड़नी शुरू हो गई। दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार चला गया, जबकि सफदरजंग इलाके में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं गुजरात के सूरत और कच्छ में भी मौसम विभाग की तरफ से भीषण गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। भीषण गर्मी में मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब खतरा बहुत ज्यादा हो।
हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 मई से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलनी शुरू हो सकती है। ये सीजन में ये पहला हीट वेव स्पेल है। लास्ट ईयर तो बहुत पहले शुरू हो गया था बाय मिड अप्रैल, लेकिन अभी ये मई का एंड में शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सीवियर शुरू हुआ है। बट 28-29 ऑनवर्ड सारा इंडिया में कम हो जाएगा। सौगात की एक बात यह कि मौसम विभाग ने अभी लू यानी भीषण गर्मी का दौर जारी रहने की चेतावनी दी है। वहीं ज्योतिषियों का दावा है कि नौतपा का दौर शुरू हो गया। नौतपा यानी गर्मी के मौसम के वो 9 दिन जब सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी जमीन पर पड़ती। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के वीडियो में सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ दिखा, क्योंकि न तो किसी ने मास्क पहना और न ही किसी को 2 गज की दूरी याद रही। तपती धूप में खिलाड़ी आम दिनों की तरह मैदान पर क्रिकेट खेलते दिखे। खुद मनोज तिवारी ने भी बल्लेबाजी की। एक वीडियो में वो हाथों में दस्ताने, पैरों पर बंधे पैड और सिर पर हेलमेट पहनकर कुर्सी पर बैठे दिखे। मनोज तिवारी के आसपास कई लोग दिखे, लेकिन न तो कुर्सियों के बीच कोई फासला दिखा और न ही खड़े हुए लोगों को दूरी बनाए रखना ध्यान रहा। एक शख्स ने मनोज तिवारी के लिए गाना सुनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मनोज तिवारी ने भी गाना सुनाया, लेकिन तब तक वो खिलाड़ी वाली पोशाक बदल चुके थे। लाएगी बड़ा सवेरा ये भारत। मनोज तिवारी के साथ और उनके पीछे कई लोग खड़े दिखे, लेकिन किसी एक का भी चेहरा ढका हुआ नहीं दिखा। सामने भी लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे, लेकिन गाना सुना रहे मनोज तिवारी ने भी उन्हें सावधान नहीं किया। बल्लेबाज मनोज तिवारी पर आम आदमी पार्टी का बाउंसर। ब्रेक के बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी क्रिकेट खेलने के लिए हरियाणा के सोनीपत पहुंच गए। मैच के वीडियो में सरकारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन साफ दिखा, क्योंकि न तो किसी ने मास्क पहना और न ही किसी को 2 गज की दूरी याद रही। तपती धूप में खिलाड़ी आम दिनों की तरह मैदान पर क्रिकेट खेलते दिखे। खुद मनोज तिवारी ने भी बल्लेबाजी की। एक वीडियो में वो हाथों में दस्ताने, पैरों पर बंधे पैड और सिर पर हेलमेट पहनकर कुर्सी पर बैठे दिखे। मनोज तिवारी के आसपास कई लोग दिखे, लेकिन न तो कुर्सियों के बीच कोई फासला दिखा और न ही खड़े हुए लोगों को दूरी बनाए रखना ध्यान रहा। एक शख्स ने मनोज तिवारी के लिए गाना सुनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मनोज तिवारी ने भी गाना सुनाया, लेकिन तब तक वो खिलाड़ी वाली पोशाक बदल चुके थे। लाएगी बड़ा सवेरा ये भारत। मनोज तिवारी के साथ और उनके पीछे कई लोग खड़े दिखे, लेकिन किसी एक का भी चेहरा ढका हुआ नहीं दिखा। सामने भी लोग एक दूसरे के बेहद करीब खड़े रहे, लेकिन गाना सुना रहे मनोज तिवारी ने भी उन्हें सावधान नहीं किया। मैच के बाद का मनोज तिवारी का एक बयान सामने आया, जिसमें वो दूरी बनाकर सतर्क रहने को कहते दिखे, लेकिन ये बयान भी उन्होंने एक सोफे पर 2 लोगों के बीच में बिना फासले के बैठ कर दिया। कोरोना संकट से जूझ रहे हम सब, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सतर्कता, इससे हम बच रहे हैं। मनोज तिवारी पर सवाल इसलिए भी उठे क्योंकि इस मैच के लिए उन्हें दिल्ली से चलकर हरियाणा के सोनीपत में जाना पड़ा, जबकि दिल्ली और हरियाणा की सीमाएं पूरी तरह सील हैं। यहां तक कि डॉक्टरों, पुलिस वालों और मीडिया कर्मियों को भी हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। लेकिन क्रिकेट मैच खेलने जा रहे मनोज तिवारी के लिए बॉर्डर खोल दिए गए, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने हमले का मौका नहीं छोड़ा। आप एक तरफ डॉक्टर्स को और दिल्ली में काम करने वाले कोरोना योद्धाओं के भी हरियाणा प्रवेश में रोक लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी जी को आपने कैसे वहां पर खेलने की और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेने की छूट दे दी? रविवार को खेले गए मैच के वीडियो आते ही मनोज तिवारी पर हमले तेज हो गए, इसलिए मनोज तिवारी को सफाई देनी पड़ी। खेल एक्टिविटी शुरू करने का नियम हो चुका है, केवल आपत्ति है, अभी मनाही है तो राजनीतिक और धार्मिक गतिविधि पर, और मैंने पूरी तरह से उसका पालन किया है। अब जिसकी नीयत में खोट है उसको हम क्या कर सकते हैं। चौथे लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में केंद्र सरकार ने खेल के स्टेडियम खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन मैच के अलग अलग वीडियो में कुछ महिलाएं भी दिखी, जबकि केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक स्टेडियम में केवल खिलाड़ियों को आने की छूट है। न तो खिलाड़ियों या स्टाफ के अलावा कोई मैदान पर आ सकता है और न ही भीड़ जुटाई जा सकती है।
सो बात की एक बात है कि मनोज तिवारी पर लगे आरोप इसलिए गंभीर हैं क्योंकि वो दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। इसीलिए विपक्षी दलों ने क्रिकेट मैच में लापरवाही के आरोपों पर मनोज तिवारी को घेरने में देर नहीं की। हालांकि मनोज तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने लॉकडाउन का कोई नियम नहीं तोड़ा। हांगकांग में चीन के विवादित नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस बिल के तहत चीन हांगकांग में कई तरह की पाबंदियां लगा सकेगा, लेकिन चीन के इस कदम का हांगकांग में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। कोरोना के खतरे के बावजूद सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने वहां तैनात पुलिस की भी परवाह नहीं की और आगे बढ़ते रहे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। आंसू गैस के गोले दागकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की गई। पुलिस के इस कदम से वहां भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सख्ती के बावजूद लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। बात की एक बात है कि चीन इस कानून के जरिए हांगकांग में होने वाले प्रदर्शनों पर रोक लगाना चाहता है, जबकि हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों को डर है कि यह कानून उनकी आजादी छीनने की एक चाल है। यही वजह है कि हांगकांग में लोग एक बार फिर सड़कों पर उतर रहे हैं, जिससे टकराव की आशंका भी बढ़ गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के दफ्तर के एक कर्मचारी को कोरोना हो गया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के दफ्तर के एक कर्मचारी को कोरोना वायरस हो गया, जिसके बाद उसके संपर्क में आए कुछ और लोगों को क्वारंटीन किया गया। हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ जो स्टाफ हो उसने नियमों का पालन किया हो, लेकिन कहीं चपेट में आ गया। लेकिन हमने अपनी ओर से पूरी सुविधा और सावधानी बरती है। फिल्म निर्देशक इम्तियाज अली का अपनी बेटी से डांस सीखने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन जब एक टीवी इंटरव्यू दे रही थीं, तभी वहां 5.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इंटरव्यू नहीं रोका। We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. If you see things moving behind me. यूपी के आजमगढ़ में एक मकान मालिक के बेटे पर आरोप लगा कि उसने लॉकडाउन में मकान का किराया नहीं देने पर किराएदार और उसकी पत्नी को गोली मार दी। इस घटना में घायल हुए दोनों पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 महीने दुकान बंद थी उनकी लॉकडाउन से। किसी को जब पैसा का इनकम नहीं उनके पास था। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारत पाकिस्तान सीमा के पास एक कबूतर मिला, जिसके पैर में अंगूठी के साथ कुछ नंबर लिखा हुआ था। इस मामले के बाद पुलिस जांच में जुट गई। इसके पैर में एक रिंग मिली है हमें, जिसको लोकल छल्ला बोलते हैं, और उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हैं। कोरोना के खतरे के बीच असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। डिब्रूगढ़ में तो बाढ़ की वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी ने भी प्रशासन की मुश्किल बढ़ा दी, जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डिब्रूगढ़ में तो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कई गांवों में घुसने की वजह से बाढ़ आ गई। मकानों में पानी भरने की वजह से लोग बाढ़ में फंसे दिखे। वहां नदी पर बना एक कच्चा पुल ढहने से लोगों की मुश्किल और बढ़ गई। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का असर सबसे ज्यादा दिखा। एक घोड़ा भी बाढ़ में फंसा नजर आया, जिसे बाद में इलाके के लोगों की मदद से बचा लिया गया। अम्फन तूफान के बाद से असम में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ब्रह्मपुत्र समेत कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और कोरोना के खतरे के बीच बाढ़ ने लोगों को वहां नई मुसीबत में डाल दिया है। बात की बात है कि कोरोना के खतरे के बीच असम में आई बाढ़ का हजारों लोगों पर असर पड़ा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां और खतरनाक हो सकती हैं और बाढ़ का दायरा भी बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आए एक ताकतवर तूफान ने वहां भारी तबाही मचाई। इस तूफान ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से पर्थ समेत कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ। तेज हवाओं की वजह से कई इमारतों की छतें उड़ गईं, पक्की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। तूफान की चपेट में आने से भारी भरकम पेड़ उखड़कर गिर पड़े। पेड़ गिरने की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं, जिन्हें राहत बचाव के लोगों की मदद से खोला गया। कई बड़े पेड़ों को मशीनों की मदद से हटाया गया। तूफान की वजह से बिजली की सप्लाई पर भी बेहद खराब असर पड़ा और इलाके के करीब 50,000 घरों की बिजली ठप हो गई। मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी। इस दौरान समंदर में भी तेज लहरें उठती नजर आईं। किनारे खड़ी कई नावें पानी में हिचकोले खाती दिखी। हालांकि चेतावनी के बावजूद लोग समंदर में तैराकी करने पहुंच गए। खतरे के बावजूद लोग वहां लहरों की सवारी करते दिखे। बात की बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी इलाके में आए इस ताकतवर तूफान की वजह से आम लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सबसे खराब असर बिजली की सप्लाई पर पड़ा, जिसकी वजह से एक बड़े इलाके के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए।
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की वजह से बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए राज्य सरकार ने केरल से मदद मांगी। जानकारी के मुताबिक मुंबई और पुणे में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने की आशंका से उद्धव ठाकरे सरकार ने केरल सरकार से 50 डॉक्टर और 100 स्वास्थ्यकर्मी मांगे। ये डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए बनाए गए 600 बिस्तरों वाले एक अस्पताल में काम करेंगे। बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार एमबीबीएस डॉक्टरों को हर महीने 80,000 रुपए और एमडी या एमएस डॉक्टरों को 2-2 लाख रुपए वेतन देगी, जबकि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दूसरे स्वास्थ्य कर्मियों को 30,000 रुपए वेतन देने का भरोसा भी केरल सरकार को दिया गया। इन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के रहने और खाने पीने का सारा खर्च भी महाराष्ट्र सरकार ही उठाएगी। लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसे मजदूर स्पेशल ट्रेन से लखनऊ लौटे। देश के अलग अलग इलाकों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रेलवे कई श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। ऐसी ही एक ट्रेन कई मजदूरों को लेकर लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन के पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर कई तैयारियां की गईं और मजदूरों को एक एक करके ट्रेन से उतारा गया और बाहर निकलने तक उनके बीच की दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा गया, जबकि इन लोगों की स्क्रीनिंग के लिए भी स्टेशन पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात रही। उत्तर प्रदेश में रोजाना कई दर्जन ट्रेनें आ रही हैं। रेलवे स्टेशन चारबाग है, आप देखिए यहाँ पर जो भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आ रहे हैं, पहले उनकी चेकिंग की जा रही है। ट्रेन से लौटने वाले मजदूरों को स्टेशन पर ही खाने के पैकेट भी बांटे गए। मजदूरों ने बताया कि रास्ते में भी उन्हें खाने पीने की परेशानी नहीं हुई। कहाँ से आ रहे हैं आप? जी मुंबई से। मुंबई से आ रहे हैं। खाने पीने मिला वहाँ? मिला। यहाँ तो रास्ते में मिला, वहाँ की पूछ रहे हैं? वहाँ भी मिला। रेलवे स्टेशन पर ही इन मजदूरों से जरूरी जानकारी लेकर इनको गांव तक भेजने के भी इंतजाम किए गए। सौ बात की एक बात है कि लॉकडाउन की वजह से फंसे मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और स्टेशन पर ही इन सभी की जांच करने के साथ ही उनके खाने पीने और दूसरे जरूरी इंतजाम भी किए गए। प्रधानमंत्री समेत कई हस्तियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियों ने पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के निधन पर दुख जताया। ओलंपियन बलबीर सिंह पिछले कई हफ्तों से मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती थे। वंदे भारत मिशन के तहत 146 लोगों को लेकर एक विमान कतर के दोहा से बिहार के गया पहुंच गया। 46 पैसेंजर के साथ है, जिसमें 5 पैसेंजर झारखंड के भी। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं के लिए 15,000 से ज्यादा केंद्र बनाए गए। पहले इसके लिए 3,000 केंद्र तय थे, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे की वजह से सभी नियमों का सही तरीके से पालन करवाने के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गई। हरियाणा के करनाल में एक पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगने से एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हो गए। अभी मैं सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से कि यहाँ कोई धमाका हुआ है। पुलिस तुरंत मौके पे आ गई थी, फायर ब्रिगेड हमने सूचना दे दी थी। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंसे पंजाब के 5 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें भारत लाने की गुहार लगाई। सरकार से अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने घर बुलाया जाए ताकि उनका हम पूरा इलाज करवा सकें, और सरकार के जो भी नियम हैं, चाहे वो क्वारंटाइन है या कुछ भी है, हम वो फॉलो करने के लिए तैयार हैं। बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन पर एक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कई लोगों ने प्रशासन पर खाने पीने की व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें स्टेशन से घर भेजने का इंतजाम भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से उन्हें तेज धूप में घंटों इंतजार करना पड़ा। इसी पर नाराजगी जताते हुए गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। गांव लौटने का इंतजार कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। व्यवस्था नहीं है, भूखे प्यासे या तड़प रहे हैं, ना गाड़ी है, कहीं जा सकते हैं, ना पैदल जा सकते हैं। स्टेशन पर हंगामा बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस वालों ने इन लोगों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहा। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ख्याल नहीं रखा, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ गया। सौ बात की एक बात है कि राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के जरिए कई लोग दानापुर पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रशासन पर वहां से उन्हें गांव भेजने के लिए कोई व्यवस्था नहीं करने का आरोप लगाया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। पोलैंड की राजधानी वार्सा में कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खिलाफ लोगों ने एक रैली निकाली। वहां की सरकार ने नियमों में थोड़ी ढील देते हुए रेस्टोरेंट और सैलून को फिर से खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन लोग सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिखे और उन्होंने वहां लगी हर तरह की पाबंदी को खत्म करने की मांग पर एक रैली भी निकाली। हाथों में झंडे और पोस्टर लिए लोग लॉकडाउन का विरोध करते दिखे। एक प्रदर्शनकारी तो मुखौटा लगाकर सरकार की तरफ से लगाई गई पाबंदियों को खत्म करने की मांग करता दिखाई दिया। प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा न हो, इसके लिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात दिखे।
बताया गया कि लोग अब सरकार से दफ्तरों और फैक्ट्रियों को खोलने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके। सौभाग्य की एक बात है कि पोलैंड में अब तक 21,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं, जिसे देखते हुए वहां की सरकार ने काफी पहले ही लॉकडाउन लागू कर दिया था, लेकिन अब धीरे धीरे पाबंदियों में छूट दी जा रही है, तो लोगों ने फैक्ट्रियों और दफ्तरों को भी दोबारा खोलने की मांग की और सड़कों पर उतर आए। लेकिन घरेलू उड़ानों की शुरुआत का पहला दिन कुछ लोगों के लिए परेशानी की वजह बना। लोगों को परेशानी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने की वजह से हुई, जिसकी जानकारी लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही मिली। मुंबई से आने जाने वाली कुल 50 उड़ानें तय थीं, लेकिन कई उड़ानें रद्द हो गईं। मेरी बच्ची और नातन जाने वाली है एंड हमको अभी तक का फ्लाइट कंफर्मेशन है करके हम यहाँ पे आए हैं। 11:05 की फ्लाइट है और यहाँ पे आके एंट्री गेट पे बोल रहे हैं कि आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। 2 महीने से मुंबई में फंसे एक कंपनी के कर्मचारी पीपीई किट पहनकर एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उनके साथी अब तक होटल में फंसे हैं। अभी तक फंसे हुए थे, आज मिला, जाने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरे फ्रेंड जो है उनका तो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसके लिए वो थोड़ा सैड है, घर होटल में ही रुके हुए हैं। फ्लाइट से मुंबई पहुंचे लोगों के लिए क्वारंटीन का नियम भी बाकी राज्यों से अलग बनाया गया। नियम के मुताबिक लोगों को 14 दिन तक घर में ही रहना होगा। पहचान के लिए उनके हाथों पर मोहर भी लगाई गई। जो लोग लखनऊ से मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन करने के लिए बोला है और उनके हाथ पे इस तरीके का स्टैंप मारा हुआ है ताकि वो लोग घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। अलग अलग राज्यों ने यात्रियों के लिए अलग अलग नियम बनाए, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हुई। घरेलू उड़ानें शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ दिशा निर्देश